नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे सभी प्यारे रसगुल्ले। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास सीटी एग्जाम 2026 की लेकर के आया हूं। इस क्लास में हम आज आपको 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो है भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल की ये हमारी सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हमने भौतिक भूगोल से संबंधित बनने वाले सभी क्वेश्चनों का है वो एनालाइज करवाया है। जो पीछे सभी प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में से हम आपको करवाए हैं। आज की ये सेकंड क्लास और राजस्थान के भौतिक भूगोल में आपके जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन क्लास ये आज मैं लेकर के आया हूं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट है, इसलिए सभी मेरे रसगुल्ले हैं वो तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक ले लीजिए और नोट कीजिए उनमें क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों का आप 2 बार रिवीजन कीजिए। और ये क्वेश्चन हूबहू तरीके से है वो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के जो सभी एग्जाम हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं आज का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे लिए वो है ये। आज का क्वेश्चन है, अरावली की चोटियों का सही अवरोही यानी घटता हुआ क्रम कौन सा है। यानी बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर लेके जाना है हमें। तो घटते हुए क्रम में बताना है कि अरावली चोटियों का सही क्रम कौन सा है। और ये क्वेश्चन है वो जेईएन में परीक्षा 2022 की हुई थी, उस समय ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी गुरु शिखर है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में शेर, जरगा और अचलगढ़। तो ये सभी पर्वत चोटियों का अगर देखें तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। गुरु शिखर है वो सिरोही जिले में है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके साथ साथ में अगर शेर पर्वत चोटी की बात करें, शेर है वो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अरावली की जो सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। इसके बाद में अगर चर्चा करें जरगा पर्वत चोटी की, तो जरगा तीसरी पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, और ये है उदयपुर जिले में। और उसके बाद में 4 नंबर आती है अचलगढ़, और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर, और ये सिरोही में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की जो सभी पर्वत चोटियां हैं उनका सबसे ज़्यादा जो पर्वत चोटियां आप देखोगे तो वो आपको मिलेगी सिरोही जिले में। और सिरोही जिले में अरावली का विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है और ऊंचाई भी अधिक है। जो गुरु शिखर है, शेर है और अचलगढ़ जैसी पर्वत चोटियां हैं वो सिरोही जिले में है, और जरगा है वो उदयपुर में है। इसलिए जो बी करेक्ट आंसर होगा इसका गुरु शिखर है, शेर, जरगा और अचलगढ़। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। यानी पश्चिमी जो रेतीला मैदान है जिसे हम थार का मरुस्थल बोलते हैं, और पश्चिमी मैदानी प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन जो हॉस्टल सुपरजेंट्स में पूछा गया है 2016 में, इसमें 61.11, 41.50, 58.50 और 23.30। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 41.50% जो भाग होता है यानी रेतीले मैदान का वो बालूका मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो अगर हम देखें तो 41.50% जो भाग है वो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, और यहाँ रेतीले टीले नहीं पाए जाते हैं। तो यानी रेतीले प्रदेश नहीं है इस बालूका स्तूप प्रदेश या रेतीले मैदान में। थार का जो मरुस्थल है इस मरुस्थलीय या मैदानी प्रदेश में 41.50% जो भाग है वो रेतीले टीले नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पर पथरीला, चट्टानी इस तरह के मरुस्थल है वो पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर यानी जुरेसिक और इयोसिन जो काल की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। और प्रमुख जिलों की बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और पोखरण, ये जो मुख्य क्षेत्र है इसके अंतर्गत आते हैं।
तो 41.50% भाग है वो मुक्त प्रदेश है और 58.5% जो प्रतिशत भाग है वो युक्त प्रदेश है। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यानी थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो वो है 41.5%। और युक्त प्रदेश कितना है तो वो है 58.5%। तो ये सभी मेरे विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसी क्लास से हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे लैब असिस्टेंट का और बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था और हु क्वेश्चन है वो इसी क्लास से है वो पूछे गए हैं, क्योंकि पीछे के जो पेपर होते हैं उसमें एनालाइज किया जाता है और उसके बाद में है वो एनालाइज के तौर पर बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन हु तरीके से या कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन और थ्योरी सहित आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चनों को और आंसर को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोराट का पठार राजस्थान के किन स्थानों के मध्य स्थित है? तो बोराट का जो पठार है वो राजस्थान के किन स्थानों के मध्य है वो स्थित है? जो स्थान बताने इन स्थानों के मध्य है वो बोराट का पठार है मौजूद है। और ये क्वेश्चन रीट में और एलडीसी परीक्षा में है वो पूछा गया है। तो रीट और एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उस समय ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो है बोराट का पठार। तो आप देख सकते हैं एक तरफ कुंभलगढ़ है वो राजसमंद जिले में है और दूसरी तरफ गोगुंदा है वो उदयपुर जिले में है, और इन दोनों के जो मध्य जो पठारी भाग स्थित है उस पठार को बोलते हैं बोराट का पठार, और ये दक्षिणी अरावली का मुख्य हिस्सा माना जाता है बोराट का पठार। तो याद रखना बोराट का पठार किन दो स्थानों के मध्य है? तो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद के में है तो उसके मध्य, और गोगुंदा उदयपुर में। तो इन दोनों क्षेत्रों के मध्य है वो बोराट का पठार है स्थित है, और ये दक्षिणी अरावली का प्रमुख हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जिसकी ऊंचाई है वो 1360 मीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर देखें उससे पहले देखें कब पूछा गया। ये पटवारी और सीटी एग्जाम में है वो पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है, वो कौन सा पठार है? तो वो है सी, उड़िया का पठार। तो उड़िया का जो पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। और अगर देखें तो उड़िया का पठार है वो माउंट आबू सिरोही में स्थित है और ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए फर्स्ट स्थान पर है। सेकंड स्थान पर बात करें तो आबू का पठार है जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, ये भी सिरोही में ही है। 3 नंबर बात करें तो मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में और इस पर ऐतिहासिक किला बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ में। तो तीनों दुर्ग पठार याद रखने हैं आपको। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है 1360 मीटर है, उसके बाद में आबू का पठार है 1200 मीटर है, उसके बाद में जो चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है 620 मीटर ऊंचा है और उस पर चित्तौड़गढ़ का किला है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये पटवारी और सीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए और याद भी रखना है आपको। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि महान सीमा भ्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरता है? तो महान सीमा जो भ्रंश है यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती है? और ये क्वेश्चन आरएस प्री और वीडियो दोनों में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। आरएस प्री लेवल का ये क्वेश्चन है और वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महान सीमा भ्रंश है यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, बूंदी और सवाई माधोपुर से। तो याद रखना बूंदी और सवाई माधोपुर जिले से होकर के ये गुजरती है ग्रेट बाउंड्री। तो यानी अरावली पर्वतमाला एक तरफ और दूसरी तरफ हाड़ौती का पठार है और ये एक प्रमुख टेक्टोनिक रेखा है।
यानी जो टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक कह सकते हैं वो है जिसे दो भागों में विभाजित किया हुआ है, एक है हाड़ौती का पठार और एक अरावली, उसके मध्यवर्ती भाग में होकर के ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो गुजरती है। अगर विभाजन के रूप में देखें तो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती के पठार यानी विंध्याचल को अलग करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरावली को और विंध्याचल पर्वतमाला को कौन सी बाउंड्री है वो विभाजित करती है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है यानी महान सीमा भ्रंश है वो अलग करती है। विस्तार की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के साथ इनका विस्तार है वो पाया जाता है। तो याद रखना इसको 5 नंबर क्वेश्चन को महान सीमा भ्रंश के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हेयर पिन के आकार वाले बालू का स्तूप यानी रेत के टीले क्या कहलाते हैं। यानी हेयर पिन होती है, इस तरह से बनी होती है और इस तरह की जो हेयर पिन होती है और वो बालू का स्तूप यानी मिट्टी से बने होते हैं, रेतीली मृदा से, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। और ये पुलिस और एलडीसी में क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बरखान के नाम से। तो याद रखना बरखान के नाम से जाना जाता है, जो अर्धचंद्राकार आकृति में बनी होती है। सॉरी, पैराबोलिक, सी इसका करेक्ट होगा, यानी पैराबोलिक है वो हेयर पिन की तरह बनी होती है, इस तरह की आकृति होती है और महिलाओं के बालों में पिन जैसी आकृति होती है और संपूर्ण मरुस्थल में मौजूद रहता है। और बरखान होता है वो अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, यानी ये बरखान अर्धचंद्राकार में होता है, पर तो पैराबोलिक होता है उसकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा गोलाई होती है इसकी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं। अर्धचंद्राकार होता है उसे बरखान के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना एयर पिन वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है। यानी छप्पन का जो मैदान है वो राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है। ए है बाड़मेर और जैसलमेर में, बी है कोटा बूंदी में, और सी है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, डी है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। तो छप्पन का जो मैदान है वो किन जिलों में विस्तृत है, और ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी में, तो वो है सी, यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है छप्पन का मैदान। और ये 56 नदी नालों और गांवों का समूह है और यहाँ से माही नदी का बेसिन क्षेत्र है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। और छप्पन की पहाड़ियों की अगर बात करें तो वह बाड़मेर जिले में सिवाना क्षेत्र में, तो गोलाकार आकृति में पहाड़ियाँ बनी हुई है जिसे छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और छप्पन का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, चंबल बेसिन में स्थित 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे वाले बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति को क्या कहा जाता है। यानी चंबल बेसिन में जो स्थित है 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे जो बीहड़ भूमि या उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है वो को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, डांग या फिर खादर के रूप में। तो डी है इसका करेक्ट है, डांग या खादर के रूप में जाना जाता है। जो बीहड़ भूमि होती है, इस तरह की जो भूमि होती है आप देख रहे हो, यानी ये चंबल नदी पर सबसे ज़्यादा बनता है चंबल नदी, और ये अवनालिकाओं के द्वारा जब जल है और इस करके इसके अंदर आता है नदी में, तो यहाँ पर कटाव ज़्यादा हो जाता है और अधिक कटाव होने की वजह से ये भाग जो स्थलाकृति होती है वो ऊंची उठ जाती है, इसे डांग या खादर के नाम से जाना जाती है, बीहड़ भूमि के नाम से। तो उत्कात स्थलाकृति होती है वो गहरे खड्डों और बीहड़ वाले क्षेत्र होते हैं जिसे उत्कात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। डांग किसे कहते हैं, ऊपर की उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ भूमि होती है उसे डांग के नाम से जाना जाता है।
यानी जो उबड़ खाबड़ धरातल होता है वो जो अनुपजाऊ हो जाता है उसे डांग के नाम से जाना जाता है। खादर की अगर बात करें तो 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे को खादर के नाम से जाना जाता है। तो 5 से 30 मीटर गहरा खड्डा बन जाता है और उबड़ खाबड़ जो धरातल होता है उसे डांग या खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मृदा वर्गीकरण के अनुसार वर्टिसोल्स प्रकार की मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यानी वैज्ञानिक मृदा वर्गीकरण के अनुसार जो वर्टिसोल प्रकार की जो मिट्टी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? और ये क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और सिटी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो बी है इसका सही आंसर होगा, हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। तो यहाँ पर वर्टिसोल यानी काली मृदा पाई जाती है। और ये आर्द्र जलवायु वाले दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती की विशेषता है। और यहाँ पर उपयुक्त फसलों की बात करें तो यहाँ व्यावसायिक फसलों जैसे कपास, सोयाबीन और गन्ना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सबसे ज़्यादा कपास, सोयाबीन और गन्ने की कृषि यहाँ पर की जाती है। और ये कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ क्षेत्र में जिलों में पाई जाने वाली मृदा है जिसे वर्टिसोल या काली मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल का पठार किन दो स्थानों के मध्य फैला हुआ है? तो जो ऊपरमाल का जो पठार है और ऊपरमाल का जो पठार किन दो स्थानों के मध्य है वो स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर इसका होगा भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोल या भीलवाड़ा के मध्य। तो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया है वो भीलवाड़ा, इन दोनों के मध्य है वो ऊपरमाल पठार स्थित है। चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ का और भीलवाड़ा में बिजोलिया, इन दोनों के मध्य जो ऊपरमाल का पठार है वो स्थित है, जो उच्च भूमि पठारी भाग के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी दक्कन के पठार का एक विस्तारित हिस्सा है। यानी दक्षिणी पूर्वी जो मालवा का पठार है उसका मुख्य हिस्सा माना जाता है जिसे ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है। और ये दो जिलों के बीच में है, चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में और भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र में। तो याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आंकलवुड फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म पार्क स्थित है? तो यानी राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आंकलवुड फॉसिल पार्क है वो मौजूद है। और ये क्वेश्चन वनपाल और सिटी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में आंकलवुड फॉसिल पार्क है वो स्थित है। 4 हमारे पास में भौतिक प्रदेश है राजस्थान में, एक पूर्वी मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इन चारों में आंकलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश क्षेत्र आता है और वहाँ पर ये आंकलवुड फॉसिल पार्क मौजूद हैं। तो इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर टर्शियरी काल की चट्टानें जहाँ प्राचीन टेथिस सागर और वनस्पतियों के लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म मौजूद हैं। तो यहाँ पर आज से लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं और ये टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। और काल की अगर बात करें तो ये टर्शियरी काल की चट्टानों के साथ में मौजूद हैं। तो आंकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में, जिसे राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ 870 मीटर और सर्पिलाकार नाग पहाड़ 795 मीटर अरावली के किस उप प्रदेश का हिस्सा है? तो तारागढ़ जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है और सर्पिलाकार आकृति में नाग पहाड़ जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है, जो अरावली के किस उप प्रदेश का हिस्सा है? और यह क्वेश्चन रीट और राजस्थान पुलिस दोनों में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। रीट में भी पूछा गया है और राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन है
पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य अरावली बी। तो ये मध्य अरावली में है, वो पाया जाता है, दोनों पठार है वो तारागढ़ और नाग पहाड़। तो मध्य अरावली का और अजमेर में स्थित है। तो याद रखना अजमेर में है, मध्य अरावली का हिस्सा है, और तारागढ़ ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है और ये अजमेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके साथ साथ में नाग पहाड़ की अगर बात करें तो इस तरह से सर्पिलाकार आकृति में इस तरह से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 795 मीटर है और अजमेर के पश्चिम में फैला हुआ है सर्पिलाकार पहाड़ियों के रूप में। तो अरावली के अजमेर के पश्चिम भाग में नागपहाड़ है और दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ की चोटी या पर्वत है वो पहाड़ है वो बना हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान जिसे बांगर प्रदेश में गगर नदी के प्रवाह क्षेत्र या घाट को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान जिसे बांगर प्रदेश में गगर नदी के प्रवाह क्षेत्र जिसे घाट को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन पटवारी और एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान के अर्ध शुष्क जो मैदानी भाग है जिसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है और गंगर नदी के प्रवाह क्षेत्र या घाट को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस प्रदेश को कहा जाता है नाली के नाम से। तो यानी गगर प्रदेश या बांगर प्रदेश है उसको स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा। और ये गंगर नदी इसे वैदिक सभ्यता में सरस्वती या मृत नदी के नाम से वो जाना जाता था। और बहाव क्षेत्र की बात करें तो इसका बहाव क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों में है। नाली की बात करें क्यों कहते हैं, तो इस नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान और उसके पाट को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली के नाम से जाना जाता है। हम कहते हैं ना कि नाली का प्रदेश है हनुमानगढ़ गंगानगर, नाली की भूमि या मृदा पाई जाती है, तो वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो खाद्यान्न फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको ये बहुविकल्प क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको मैं करवा रहा हूँ और आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी क्या है? तो यानी बर है, परवेरिया है, शिवपुर घाट है और सूरा घाट और देबारी क्या है? और ये क्वेश्चन वीडियो और सीटी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा है कि बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मध्य अरावली पर्वतमाला के दर्रे हैं। तो ये सभी है, बर हैं, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी है, ये मध्य अरावली के एक दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं अगर हम देखें डायग्राम में, तो ये आप देख रहे हैं पर्वत श्रृंखला है दोनों ओर और बीच में से जो संकरा मार्ग होता है, पतला मार्ग होता है, उसे दर्रे के नाम से जाना जाता है। तो बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा, सूरा घाट दर्रा और देबारी दर्रा है जो अरावली के किस भाग में है? तो वो मध्य अरावली का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। तो अगर दर्रे की बात करें तो अभी आपको बताया पहाड़ों के बीच में संकरा और प्राकृतिक रास्ता होता है। स्थिति की बात करें, ये दर्रे अजमेर के ब्यावर तहसील यानी अब वर्तमान में ब्यावर है वो अपने आप में एक जिला है, तो उस अरावली क्षेत्र श्रेणियों को पार करने का मुख्य मार्ग है। तो ब्यावर जिले में मध्य अरावली में यहाँ पर एक संकरा मार्ग है और उसे दर्रे के नाम से वो जाना जाता है। और यहाँ पर बर है, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी दर्रा है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है तथा यह राज्य की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है और ये राज्य का या राज्य की कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है? और ये क्वेश्चन पटवारी और
रीट दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सी, यानी 23.3% क्षेत्रफल में और 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो यानी कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या निवास करती है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो भौतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो क्षेत्रफल 23.3% और जनसंख्या 39%। और राज्य में सबसे अधिक जनघनत्व वाला अगर भौतिक प्रदेश की बात करें तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में अगर नदियों की बात करें तो बनास, चंबल और माही की उपजाऊ मिट्टी से निर्मित हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 61.11% और वहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या निवास करती है तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, और कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या निवास करती है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पटवारी और रीट दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस भूगर्भिक काल में मानी जाती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति है किस भूगर्भिक काल में मानी जाती है, और ये एलडीसी और सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस भूगर्भिक काल में मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्री कैम्ब्रियन काल में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति हुई थी तो वो उत्पत्ति का काल जो माना जाता है वो है प्री कैम्ब्रियन काल। तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, यानी सबसे प्राचीन पर्वतमाला की बात करें तो वो अरावली है। और ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर है, इनकी बात करें तीनों में तो अरावली है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। और इसका जो निर्माण की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। तो ये अरावली पर्वतमाला है, इसका भूगर्भिक काल प्री कैम्ब्रियन काल है और ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है। कौन किसके अवशेष माने जाते हैं? तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष से माना जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थित लाठी सीरीज क्षेत्र मूल रूप से क्या है? यानी लाठी सीरीज क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? और ये पटवारी और आरएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसलमेर में स्थित लाठी सीरीज क्षेत्र मूल रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, भूगर्भीय जलपट्टी के नाम से। तो भूगर्भीय जलपट्टी के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। और ये जैसलमेर में स्थित मीठे पानी की भूमिगत जलपट्टी है, यानी भूमि के अंदर इस तरह की जलपट्टी है और यहाँ पर मुख्य रूप से सेवण घास पाई जाती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में ये देखो पौष्टिक सेवण घास है मुख्य रूप से पाई जाती है। और यही एक लाठी सीरीज क्षेत्र है जहाँ पर मीठा जल है जैसलमेर में पाया जाता है, भूमिगत जल है। तो एक जलपट्टी है जो भूगर्भीय जलपट्टी के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र को लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्खात स्थलाकृति के लिए राजस्थान का कौन सा या कौन सी नदी बेसिन प्रसिद्ध है? तो उत्खात स्थलाकृति के लिए राजस्थान की कौन सी नदी है वो प्रसिद्ध है। और ये वीडियो और सिटी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, चंबल नदी। तो उत्खात स्थलाकृति सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वो चंबल नदी पर ही पाई जाती है। तो उत्खात स्थलाकृति आप ये देख रहे हैं, ये चंबल नदी है। और ये जो भूमि होती है, कटाव का अधिक क्षेत्र होता है और कटापटा भाग होता है, उसे उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। और नदी के अत्यधिक जल अपर्दन के कारण गहरी खाइयाँ बन जाती है और इसे स्थानीय भाषा में बीहड़ या डांग भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, करौली, इन जिलों में इनका विस्तार है पाया जाता है। तो याद रखना, उत्खात स्थलाकृति कौन सी नदी पर है? तो वो है चंबल बेसिन या चंबल नदी पर। स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भीड़ या डांग के नाम से। कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली जिले। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
तो लसाड़िया का जो पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और रीट दोनों में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, उदयपुर जिले में। तो लसाड़िया का जो पठार है किस जिले में है, तो उदयपुर जिले में मौजूद है। तो याद रखना उदयपुर जिले में लसाड़िया का पठार, और यह पठार उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो ये जयसमंद झील है, और इसके पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा लसाड़िया का पठार किस जिले में, उदयपुर जिले में। और ये एक अत्यधिक कटा फटा और अनियमित धरातल वाला उच्च भूभाग है। तो यानी ये पूरी तरह से कटा फटा हुआ है, यानी एक समान समतल नहीं है, और ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश जिसे थार मरुस्थल में वर्षा न होने का मुख्य कारण क्या है। तो यानी उत्तर पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश हैं और जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, वहाँ पर वर्षा कम होने का कारण क्या है। और ये क्वेश्चन सिटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन दोनों में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसकी बात करें तो वो है सी, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश की होना, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। यानी ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये अरावली क्षेत्र है। जब पवने आर्द्र पवने आती है यहाँ पर टकराती है तो इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। और ये जब आर्द्रता समाप्त हो जाती है हल्की होने के बाद में अरावली के दूसरी साइड में ये हवा आती है तो उसमें आर्द्रताएं कम होती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है। और यहाँ पर जो हवाएं हैं वो उनको ऊपर की ओर धकेल देती है, इसलिए यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है और यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। और ये प्रदेश अधिक वर्षा होती है वो वृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये अरावली पर्वतमाला है वो मानसूनी हवाओं के क्या है, समानांतर है, और इसके पश्चिम भाग में मानसून नहीं पहुंच पाता है, जिससे यह क्षेत्र क्या होता है, वृष्टि छाया में रह करके क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। तो यानी शुष्क प्रदेश है और यहाँ पर 10 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और एकदम शुष्क प्रदेश आता है और कृषि न के बराबर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला थार मरुस्थल भूगर्भिक दृष्टि से किस अवशेष का माना जाता है। तो राजस्थान के पश्चिम भाग में जो थार का मरुस्थल है और भूगर्भिक दृष्टि से किस काल का अवशेष है वो माना जाता है, या किस भौतिक प्रदेश का भाग माना जाता है। और ये वीडियो और वनपाल में ये क्वेश्चन दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि ये किस काल का अवशेष माना जाता है, तो वो है बी, टेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है। तो ये टेथिस सागर का हिस्सा है क्योंकि पश्चिमी थार मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग है वो नदियों के द्वारा, प्राचीन समय में नदियों के द्वारा जो मध्यवर्ती जो भूभाग था वो टेथिस सागर था, और नदियों के द्वारा मलबा कंकड़ पत्थर ये जमा होने से, निक्षेप होने से पूरा का पूरा किस में तब्दील हो गया, मैदान में तब्दील हो गया। और पूर्वी भाग में अधिक वर्षा और नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र होने की वजह से वो पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पश्चिमी भाग है वो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है क्योंकि बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए शुष्क प्रदेश के अंतर्गत गिना जाता है। तो यहाँ पर अभी भी टेथिस सागर का हिस्सा इसलिए है क्योंकि खारे पानी की झीलें जिसमें सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा झीलें हैं वो मरुस्थल में मिलने वाली समुद्री जीवाश्म पाए जाते हैं, और ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में टेथिस सागर विद्यमान माना जाता है। तो प्राचीन काल इसी जीवाश्म के आधार पर पता लगाया जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में क्या था, टेथिस सागर का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। और ये क्वेश्चन एलडीसी सीटी जो 12th लेवल पर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की कुल ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 710 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 692 किलोमीटर। तो 692 किलोमीटर है वो अरावली की संपूर्ण लंबाई है।
और इनमें 692 किलोमीटर में गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक की रायसीना की जो पहाड़ी है वहाँ तक इसका विस्तार है। और राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर लंबाई है, यानी 80% जो लंबाई है वो राजस्थान में है। और ये खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। तो कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर, यानी 80% जो हिस्सा है वो राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला का। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे लिए, बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा बदलने से निर्मित एक भुजा वाले बालू का स्तूप, याद रखना, एक भुजा वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? और ये रीट में और आरएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा बदलने से निर्मित एक भुजा वाले बालू का स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो रीट आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा था। ए में नेटवर्क बालू का स्तूप, बी में है सीफ बालू का स्तूप, सी में है पैराबोलिक बालू का स्तूप, डी है सब्र का पीच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सीप बालू का स्तूप। और सीप और बरखान में अंतर क्या होता है? अर्धचंद्राकार आकृति में बना होता है जिसके 2 सिंग होते हैं, उसे बरखान के नाम से जाना जाता है। और ये भाग जब कट जाता है, एक भाग कट जाता है और एक सिंग बन जाता है तो उसे बोलते हैं सीप के नाम से। तो ये कब बनते हैं? हवा की दिशा में बदलाव होता है तो बरखान जो अर्धचंद्राकार होता है इस तरह से, और अर्धचंद्राकार की एक भुजा आगे बढ़ जाती है टूट करके, और उसे क्या कहते हैं? सीप के नाम से जाना जाता है। ये भाग कट करके आगे चला गया, इस तरह की जो आकृति बनती है ये कट करके यहाँ आ गया, तो इसे बोलते हैं सीप। और ये मुख्य विस्तार इसकी बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर में बहुत अधिक मात्रा में बरखान और सीप देखने को मिलते हैं। तो ये कब बनते हैं? पवनों की दिशा में बदलाव होता है तब बनते हैं। और ये किसका रूप है? बरखान के ही रूप है। बरखान में 2 सिंग होते हैं परंतु सीप में 1 सिंग वाली आकृति बनती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम कौन सा है? तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण में अवस्थित सही क्रम कौन सा है? और ये क्वेश्चन रीट 2022 में और वीडियो में ये क्वेश्चन है पूछा भी गया है। तो उत्तर से दक्षिण हमें बताना है। ए है लूनी घाटी विंध्याचल श्रेणी शेखावाटी माही मैदान, बी में है शेखावाटी प्रदेश विंध्याचल श्रेणी लूनी घाटी और माही मैदान, सी में है गगर का मैदान बोराट का पठार शेखावाटी और लूनी घाटी, डी में है विंध्याचल श्रेणी लूनी शेखावाटी और माही का मैदान। तो अगर बात करें सबसे उत्तर में है राजस्थान के, इस तरह से राजस्थान की बात करें तो सबसे उत्तर में यहाँ पर आता है शेखावाटी प्रदेश, फिर उसके बाद में आता है विंध्याचल श्रेणी के रूप में, फिर आता है लूनी घाटी का मैदान, और सबसे दक्षिण में है जिसे बोलते हैं माही का मैदान। तो इसलिए बी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो शेखावाटी प्रदेश, विंध्याचल श्रेणी, लूनी घाटी और माही का मैदान है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। शेखावाटी शिखर झुंझुनू उत्तर में, विंध्याचल श्रेणी हाड़ौती क्षेत्र में, लूनी घाटी जालोर पाली क्षेत्र में, माही मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र होता है, डूंगरपुर का जो क्षेत्र है दक्षिण में वहाँ है। तो उत्तर से दक्षिण ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीडियो रीट में पूछा गया है उत्तर से दक्षिण में। तो सबसे उत्तर में शेखावाटी, फिर विंध्याचल श्रेणी, लूनी घाटी और माही का मैदान स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी और इसी क्लास में हमने संपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करवाया है, एनालाइज करवाया है आपको। तो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो पीछे के रिपीट होने वाले बार बार और प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो मैं आशा करता हूं आपकी सभी जो आप तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन हूबहू पूछे जाएंगे, क्योंकि लैब असिस्टेंट और बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है वो मुख्य रूप से पूछे गए हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। तो सभी मेरे रसगुल्लों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद।